अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। विजयदशमी के मौके पर अपने भाषण में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, देश में कई छोटी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इनको बड़ा बनाया जा रहा है और ये बातें भारत की संस्कृति को नहीं बिगाड़ सकती। ये बयान ऐसे समय पर आ रहा है जब देश भर में दलित हत्याओं को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। दादरी घटना के बाद अल्पसंख्यकों के महफूज रहने पर सवाल उठ रहे हैं। साहित्यकार बढ़ते असहनशीलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने पुरस्कार लौटा रहे हैं। क्या देश का माहौल वाकई इतना बिगड़ा है या फिर दादरी, सुनपेड़ा और अब गोहाना अलग अलग छुटपुट घटनाएं हैं? क्या ये छोटी घटनाएं हैं या बड़ा संकट? इस पर खास चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा चुके लेखक चमन लाल, लेखक डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, जो मानते हैं कि लेखकों का पुरस्कार लौटाना गलत है, और फर्स्ट पोस्ट के एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय सिंह। स्वागत है आप सबका। हमारी कोशिश यहां पर रहेगी कि इस एक मूल सवाल पर हम अलग अलग तरह की राय आपके सामने आज रखें। अजय सिंह जी, सबसे पहले आप बताएं, जो बेसिक सवाल हम उठा रहे हैं, क्या वाकई माहौल खराब हो गया है या बस यही बात है कि छुटपुट घटनाएं हो रही है, होते रहती है भारत में, और ये कोई बड़ा संकट या बड़ा क्राइसिस नहीं है? देखिए, छुटपुट घटना तो हम नहीं कह सकते हैं। छुटपुट घटना किसी आदमी का जान जाना, वो कोई छुटपुट घटना नहीं है। दिक्कत यही है कि हमारे समाज ने ये जो इवेंट्स होते थे, इनको छुटपुट माना। लेकिन बात इसकी है कि वाकई में कोई अचानक ऐसा हुआ है कि आज के दिन कोई लोग दलित के नाम पे हत्या हो रही है और पहले ये हत्या नहीं होती थी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये जरूर है कि इस बार फोकस कुछ ज्यादा हो रहा है। कहीं पे इवेंट्स अगर कुछ हो रहे हैं तो उसको बार बार इस रूप में देखा जा रहा है कि सरकार इस पे मौन है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें और अगर अपराध के जो उसको देखें, स्टैटिस्टिक्स को, तो आपके खुद समझ में आएगा कि ये आए दिन होती थी और ऐसी चीजें होती रही हैं। हाँ, छुटपुट उसको मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये पहले भी होता रहा है, इसलिए हम ये मान लें कि आगे होता रहेगा, ये उचित नहीं होगा। जी, सुधांशु मित्तल जी, एक नजरिया ये भी बन रहा है कि शायद हर घटना को छोटा दिखाने या आम दिखाने की कोशिश हो रही है। अब गोहाना का अगर हम एग्जाम्पल ले ले, यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है हरियाणा के, खट्टर साहब, वो कहते हैं कि ये सुसाइड है, अब तो जांच शुरू ही हुई है। वो पहले से ही इस नतीजे पर कैसे पहुंचे हैं? वीके सिंह जी का बयान अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हर छोटी चीज के लिए सरकार नहीं जिम्मेदार है। हर चीज को क्या डाउन प्ले करने की भी कोशिश हो रही है? इस चीज का जवाब देने से पहले मैं एक और दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हर चीज को सनसनीय बनाने की कोशिश हो रही है, हर चीज को एक सांप्रदायिकता का रूप देने की, या एक जाति विवाद और जाति युद्ध का एक रूप देने की कोशिश हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है। समाज में गुनाह होते हैं, जघन्य अपराध होते हैं। उन जघन्य अपराधों को उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि में उनका विश्लेषण करना है, या उनको सामाजिक पृष्ठभूमि में उनको किसी जाति से जोड़ के उसको एक गुनाह दिखाना है, या किसी धर्म को जोड़ के गुनाह दिखाना है? मैं आपको अब फरीदाबाद वाला लेके चलता हूं। दो परिवारों में आपस की रंजिश पुरानी है, लंबी है, आपस में हत्याएं हुई हैं। एक जघन्य अपराध होता है, एक ऐसा अपराध जो मानवता के खिलाफ मैं मानता हूं, कि रात को सोते हुए वहां पे आग लगा दी जाए और दो बच्चे जल के मर जाएं। उनकी धर्मपत्नी जितेंद्र की, जो वो किसी अस्पताल में अभी भी जिंदगी मौत के बीच में लटक रही हो, जघन्य अपराध है। लेकिन ये क्या अपराध जाति से संबंधित, जात की एक युद्ध की स्थिति को मानेंगे क्या? जाति युद्ध होता है जैसे पहले हुआ
मिर्चपुर में। लेकिन क्यों नहीं मानेंगे? सामाजिक जो था, क्यों नहीं मानेंगे जब वो कह रहे हैं कि हम पर पहले से अटैक हुआ था, हमें थ्रेट किया गया था, वहां पर इसीलिए ही पुलिस तैनात की गई थी। तो यही बात है कि हर चीज, और जो आपने दोनों परिवारों में आप प्रश्न सुनिए ना, दोनों परिवारों में जब आपस में रंजिश थी तो परिवारों के बीच में था, नहीं, लेकिन वो रंजिश समुदायों के बीच में नहीं था। राजपूतों में और दलितों में संघर्ष नहीं था, वहां दो परिवार जो कि अलग अलग जाति के थे उनके बीच में आपस में रंजिश थी। ओके, तो और आज के सभ्य समाज में ये शोभा देता है हमें कि जो आपसी रंजिश हो उसको हम एक जाति युद्ध बना दें। लेकिन देश का हम लोग नुकसान कर रहे हैं। तो इसको इस तरह से हम देखें, और जो आपका सवाल था वो मैं प्रियंका से जरूर पूछूंगी, प्रियंका चतुर्वेदी जी से जो कांग्रेस की प्रवक्ता है। लेकिन सुधांशु जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमें इस कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए कि इसमें जातियों का मामला था, तो शायद इस कंक्लूजन पर भी नहीं आना चाहिए कि जातियों का मामला नहीं था, बस तो परिवार के बीच में लड़ाई थी। अगर आप कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए तो जांच पूरी होने दीजिए। उसके पहले एक पहलू है, एक पक्ष है जो कहते हैं कुछ नहीं हुआ होते रहता है, एक पक्ष है जो कहते हैं कि बहुत कुछ हो गया, पूरे देश में आग लगी है। क्या कहीं बीच का रास्ता है? मैंने आपको तमन्ना जी मैंने आपको पृष्ठभूमि बता दी ना। देखिए, अगर इसमें आपसी रंजिश की पृष्ठभूमि नहीं होती तो जो आप कह रही हैं मैं आपकी बात से सहमत हो सकता था, क्योंकि दोनों परिवारों में दुश्मनी की रंजिश की आपस में एक पृष्ठभूमि है। लेकिन वो रंजिश क्यों है? क्या वो रंजिश की जात की वजह से है? ये हमें नहीं पता। वो रंजिश जात की नहीं थी ना। नहीं, आप कह रहे हैं कि जांच हो रही, तो जांच होने दीजिए ना। क्या प्रियंका जी, मेरा जो मूल सवाल है उस पर अगर आप अपना जवाब केंद्रित रखें, क्या दोनों तरफ से एक कंक्लूजन पर आने की हड़बड़ी है? एक तरफ कहता है कि ये तो होता था पहले भी, आप लोगों को बस अब सब कुछ बेकार दिख रहा है, और दूसरा जो साइड है वो कहता है कि हर चीज में देखिए कि इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रखा है। नहीं, मैं दो चीजें बताती हूँ और अंतर बताती हूँ। सुधांशु मित्तल जी जो बोल रहे थे पहले होता आया है, अगर हम एनसीआरबी के वेबसाइट पे जाकर भी डेटा देखेंगे, 2014 में करीब 20% SC/ST में जो वायलेंस हुआ है वो 20% बढ़ा है। अगर हम माइनॉरिटी कम्युनिटी कम्युनल वायलेंस की भी बात करेंगे, पिछले एक साल में 25% आगे बढ़े हैं, कम्युनल वायलेंस के हादसे सामने आए हैं। तो ये बात हम अलग रखकर अब दूसरी बात पे हम आते हैं। हाँ, हादसे हुए होंगे और ऐसे इवेंट्स हुए होंगे जो एकदम निंदनीय हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ होगा, पर मेरा सवाल हर राज्य में कभी ऐसा हुआ है? एक मिनट, मेरा सवाल ये है कि आज तक आपने कोई देखा है कि कोई सीनियर मिनिस्टर्स आकर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स आकर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आकर इतनी आपत्तिजनक बयानबाजी करे? कभी आपने देखा है कि आरएसएस जाकर ये लिखे कि वेदों में लिखा है कि काऊ को बचाना चाहिए तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेना पड़े तो हम काम करेंगे? कहीं आपने ये पढ़ा है कि जहां मोहन भागवत जी कहते हैं कि SC/ST के लिए रिजर्वेशन फिर से हमें रीथिंक करने चाहिए? कहीं आपने संगीत सोम, योगी आदित्यनाथ जैसे आपत्तिजनक बयानबाजी सुनी है जहां लॉ एंड ऑर्डर का कंसर्न होता है और वहां पे आकर पॉलिटिशियंस इस तरीके के काम करते हैं? तो सवाल इस सरकार पे उठता है और सरकार की नीयत पे उठता है और उनकी मानसिकता पे उठता है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं, ना कि आदत ये काम बढ़े हैं। काम तो वैसे ही स्टेटिस्टिक्स बता रहा है बढ़े हैं, और उसको सुधांशु मित्तल जी, आपने उसको बढ़ावा दिया है। सुधांशु मित्तल जी और ज्यादा बातें कर जी, सुधांशु मित्तल जी, चूंकि प्रियंका चतुर्वेदी ने मोहन भागवत जी का सवाल उठाया अपने स्पीच में, जब भागवत जी ने बाबा अंबेडकर की बात कही और कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने किया था वो सही था, इसके बाद राजनाथ सिंह जी ने वीके सिंह और किरण रिजिजू को एक कड़ा संदेश दिया है, तो कहीं ना कहीं सरकार और बीजेपी में ये समझ आ रही है कि कुछ चीजें बड़ी हो रही है, वो फिर परसेप्शन में हो या असलियत में हो उसको वो हम छोड़ दें, लेकिन एक रियलाइजेशन हो रही है, इसलिए थोड़ी सी बैक ट्रैक या आप कहें कि बैक पेडलिंग करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, एक बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बात आपने प्रस्तुत की है जो एक आपराधिक घटना है। मैं कुछ बात अपनी रखूं आपके सामने। मैं बिल्कुल आपके पास आ रही हूँ सर, बस सुधांशु मित्तल जी को पूरा कर दीजिए, फिर आप ही के पास आ रही हूँ जी। एक आपराधिक घटना को जी, मेरा ये कहना है कि आपको भाजपा के ऊपर देखनी चाहिए किस तरह से। डॉक्टर मैं खत्म कर लूं। डॉक्टर गोयनका जी प्लीज, मित्तल साहब को बस की जा रही है जी। डॉक्टर गोयनका बस मित्तल साहब अपनी बात रख ले, फिर आप ही के पास आ रही हूँ जी।
हर आपराधिक घटना को भाजपा और केंद्र सरकार, अच्छा इनको पहले अगर आप उसको धर्म और जाति और क्षेत्र के आधार पर देखेंगी तो उससे बड़ी समस्या पैदा होगी। लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि अगर किसी की हत्या होती तो आप ये क्यों नहीं कहती किसी की हिंदुस्तानी की हत्या हुई है, किसी माँ या बेटी की हत्या हुई है। तो इसका मेरा ये कहना है कि जब जाति और धर्म के आधार पर हत्या और अपराधों को आप देखने लगेंगे तो इस लोकतंत्र का क्या होगा। लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब एक रूप से भारतीय रूप से विचार करें और हर घटना को दृष्टि से देखें। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात कही, आप ये भी तो देखिए दूसरा पक्ष जो है हर घटना का आरोप भारत सरकार पर लगाने लगता है कि अगर किसी की हत्या, अगर कुलबर्गी की हत्या होती है तो उसका दोष आप केंद्रीय सरकार को देने लगते हैं, जबकि आपको मालूम है कि वहां जो प्रांतीय सरकार है उसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखना। तो मेरा ये कहना है कि आप इस पक्ष को देखिए। आपने जिनका उदाहरण दिया उसके साथ आपको ये देखना चाहिए कि इस देश के अंदर बराबर इस बात की कोशिश की जा रही है कि चाहे छोटी सी घटना भी है उसका दोष आप केंद्रीय सरकार के माथे मर देते हैं और आप केंद्रीय सरकार को केवल एक बदनाम करने के लिए इन सारी चीजों को देख रहे हैं। जो आप सुनिए एक बात, जो वास्तव में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है वो प्रांतीय सरकारों को देखनी चाहिए और ये उनकी जिम्मेदारी है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है डॉक्टर गोयनका, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, कोई भी व्यक्ति मरता है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, कहां पर नहीं, जहां कर्नाटक में जहां कुलबर्गी की हत्या हुई है बिल्कुल कांग्रेस की सरकार। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर गोयनका जी आप जरा मालूम करिए। जी नहीं, ये मुझे पता है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और जो चीजें हो रही है वो पूरे देश में अलग अलग कोने में हो रही है। इसमें हम गिनाते बैठे कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है या फिर हरियाणा में किसकी सरकार है, इससे शायद बात बनेगी नहीं। लेकिन डॉक्टर गोयनका जी, जो अब हुआ है कि साहित्य अकादमी ने इतने दिनों के बाद, और जाहिर सी बात है कि इतने दबाव के बाद और साहित्यकारों के पुरस्कार लौटाने के सिलसिले के बाद आकर एक बयान जारी किया है जहां पर सरकार से कहा है कि कुलबर्गी की हत्या पर वो कड़ा एक्शन ले। तो ये तो आप मानेंगे कि कुछ हुआ है, एक संकट जैसी स्थिति साहित्य अकादमी ने भी देखी और इसलिए ये बयान जारी किया, या फिर आप कहेंगे कि सिर्फ दबाव में किया है? नहीं, देखिए सरकार अगर किसी की लेखक या किसी की भी हत्या होती है तो वो प्रजातंत्र में वो घोर अपराध है, इसको तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरा ये कहना है कि जहां तक लेखकों का प्रश्न है, जिन लोगों ने पुरस्कार लौटाए हैं उनके समर्थन में जो आज जुलूस निकाला गया, हम उसके विरोध करते हैं। हमारा ये कहना है कि लेखक का जो धर्म है, अगर साहित्य अकेडमी ने अशोक सभा दिल्ली में नहीं की तो ये इतना बड़ा मसला नहीं था। इस पर अध्यक्ष से बात की जा सकती थी और दिल्ली के अंदर शोक सभा की जा सकती थी। और मैं समझता हूं कि आज जो बैठक हुई है साहित्य अकेडमी की, उसमें यह निर्णय किया गया है कि कुलबर्गी की शोक सभा दिल्ली में की जाएगी। इतने समय के बाद ये इसके माध्यम से केंद्रीय सरकार को घेरने की चेष्टा की जा रही है, वो गलत है। मेरा ये कहना है वो बराबर कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य केवल कुलबर्गी की हत्या वाला प्रश्न नहीं है। चमनलाल जी, केंद्रीय सरकार पर चमनलाल जी आप इसका काउंटर पॉइंट दीजिए। ये कह रहे हैं कि आप लोग जो कुलबर्गी पे कह रहे हैं वो ठीक है, आपका मसला साहित्य अकादमी से है, उसमें केंद्र सरकार को कहां से आप घसीट रहे हैं? देखिए ऐसा है तमन्ना जी, लेखक का संबंध समाज से होता है, सरकार से नहीं होता। सरकार से उतना ही संबंध होता है जितना समाज का सरकार से संबंध होता है। एक नागरिक का जो समाज से संबंध है, लेखक का वही संबंध है। और इसमें जो चीजें हुई हैं, इसमें कलबुर्गी की हत्या एक ऐसा बिंदु था जिसपे जाके लेखकों का गुस्सा उबल पड़ा। पूरा माहौल देश का खराब हुआ है, पिछले 1.5 साल से लगातार खराब हो रहा है। माने ऐसा नहीं कि इस देश में सांप्रदायिकता नहीं थी, अंग्रेजों के वक्त में भी थी सांप्रदायिकता, और अंग्रेजों ने ही असल में हिंदू सांप्रदायिकता, मुस्लिम सांप्रदायिकता, सिख सांप्रदायिकता सबको तुष्टि अंग्रेजों ने दी। बांटो और राज करो अंग्रेजों ने किया था। ये आरएसएस का जन्म अंग्रेजों के प्रेशर में हुआ और आरएसएस वालों ने और मुसलमानों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया। और आज जो अपने आप को पूरे देश के बने फिरते हैं, इनका कुछ लेना देना नहीं है इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन से। और ये हिंदू सांप्रदायिकता, मुस्लिम सांप्रदायिकता ये अंग्रेजों के प्रेशर में पैदा हुई और आज भी उसी तरह के ये नतीजे पैदा कर रहे हैं समाज में। आज भी ये बंटवारा कर रहे हैं। जितनी सांप्रदायिकता बढ़ाई गई है, इनके जिम्मेदार ये हिंदू, मुसलमान या सिख, ये सांप्रदायिक लोग भी हैं। जो लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, वो उसके खिलाफ खुल के। चमनलाल जी, आपसे सवाल है कि आज की ओर सुधांशु मित्तल इसमें सवाल जोड़ना चाहते हैं। जी मित्तल साहब। देखिए चमनलाल जी, कुलबर्गी की हत्या कर्नाटका में हुई।
अब आपके हिसाब से दो ही चीज हो सकती है कि या तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है या नहीं जिम्मेदार है। आपका कहना है केंद्र सरकार जिम्मेदार है। चलिए, अगर केंद्र सरकार जिम्मेदार है तो केंद्र सरकार को नाम भी नहीं लिया हमने, केंद्र सरकार की कोई बात नहीं। मैं खत्म, पूरे सामाजिक माहौल खत्म कर, पूरी व्यवस्था खराब है, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे किसी और पार्टी की सरकार हो, सारी पार्टियों के चमन लाल जी, ठीक है जी जी चमन लाल जी जरा मैं बोल दूं, पहले जो 6 पुरस्कार वापस हुए थे, चाहे वो उमेश कुमार जी के चालू हुए, चाहे नयनतारा सहगल जी के साथ, 6 राजनीतिक व्यक्तित्व के लोग थे और उन्होंने केंद्र सरकार को दोषी ठहराया था। कोई बात नहीं। अच्छा, अब अगर केंद्र सरकार दोषी है तो इसका मतलब यह है कि अगर राज्य के अंदर कोई जघन्य अपराध होता है तो केंद्र को उसमें कुछ एक्शन लेना चाहिए, यही कह रहे हैं आप लोग ना। मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहता हूं, तमन्ना जी आप भी कह रही थी तो इससे बतला दूं क्या एक्शन लेना चाहिए। धारा 365 के अंदर या 56 के अंदर राज्य सरकार को बर्खास्त कर देंगे, ये करना चाहिए क्या? कर देते चलिए, फिर आप लोग क्या कहेंगे? चलिए सुनिए, स्पेसिफिक पॉइंट आपने पूछा है, प्रियंका चतुर्वेदी आप जवाब दीजिए इसका। सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी पूछिए नहीं, चमनलाल जी के पास लौटते हैं। वैसे सुधांशु चमनलाल कह रहे कि हम केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं कह रहे, वो इन जनरल कह रहे माहौल खराब हुआ है। चमनलाल जी के पास जिम्मेदार कौन है? आप सारे व्यक्तियों के बिहाफ पे बात नहीं। मैं भगत सिंह की बात कहूंगा। भगत सिंह ने कहा था कि ये जो प्रियंका चतुर्वेदी जो पॉइंट, एक मिनट एक करके बात करेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी जो पॉइंट सुधांशु मित्तल ने कहा, व्यक्तियों के नहीं सुधांशु मित्तल ने जो पॉइंट, लोगों के बिहाफ पे बात न करिए कि, क्योंकि सारे लोगों ने तो ये नहीं कहा, सारे लोगों ने तो केंद्र सरकार को, मैंने दसियों जनों को सुना जिन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार बिल्कुल तो जिम्मेदारी अगर हमारी है तो हमको 356 लगा देनी चाहिए राज्यों पे। उसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, उर्दू तमाम भाषाओं के लोग हैं। पंजाबी के लोगों में मैंने तब पुरस्कार लौटाया। उन लोगों ने क्या कहा? सारे लोगों ने लौटाया। उन लोगों ने क्या कहा चमनलाल जी? नहीं, लेकिन इस पॉइंट, अच्छा चमनलाल जी जो कह रहे हैं उस पर वापस लौटते हैं, लेकिन ये पॉइंट कांग्रेस भी कह रही है, तो प्रियंका के पास ये सवाल ले जाते हैं जो आपने उठाया है। सुधांशु मित्तल कह रहे हैं तो अच्छा केंद्र सरकार क्या करे आप बता दें। अगर कर्नाटक में कुलबर्गी जी की हत्या होती है तो वो क्या करे? क्या वो सरकार को बर्खास्त कर दें? वो क्या करना चाहिए? 356 करें? नहीं, मैं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बताती हूँ। अरे आप 356 छोड़िए, पहले बात सुन लीजिए मित्तल साहब। हमने जब कलबर्गी की डेथ हुई हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। महाराष्ट्र में भी एक डेथ हुई थी पंसारे जी की, जहां पे पता चला था कि हिंदू सनातन संस्था जिम्मेदार है। हमने कहा कि सनातन संस्था को होम मिनिस्ट्री में फिर से बैन लगाने की बात कही है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है जो अभी सनातन संस्था को बचा रही है? उनसे पूछिए गोवा में किसकी सरकार है जो सनातन संस्था को बढ़ावा दे रही है और उन पर बैन नहीं लगा पा रही? कोई इनसे पूछे। 356 बाद में आता है। साहब आप पहले लॉ एंड ऑर्डर को, अगर आप सनातन संस्था के जो अक्यूज पाए गए हैं उनको पकड़कर और उनसे कहें कि आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक मिनट, 356 भी लगाने की बात है। मैं कंप्लीट कर लूं तमन्ना, मैं कंप्लीट कर लूं। सुधांशु जी मैं आपकी सुन रही थी, मैं आप कंप्लीट कीजिए, मेरी पूरी बात कंप्लीट कीजिए। मैं आपसे फिर से रिपीट करना चाहूंगी, 356 अगर आपको लगाने का, आपको होम मिनिस्ट्री को लगता है कि 356 लगनी चाहिए कर्नाटका में, मैं उनसे कहूंगी कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर सब जगह लगाइए। नहीं, सब जगह होना चाहिए। लगाइए। प्रियंका जी और सुधांशु मित्तल जी आप आग्रह है, पर आप पहले, आपको मैं ये चैलेंज करती हूँ कि कर्नाटका में अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं फॉलो हो रहा है तो आप 356 की बात करिए। हमने उत्तर प्रदेश में फिंगर पॉइंटिंग नहीं होना चाहिए। एक तो की भी सुनी है। अच्छा एक मिनट हमने सुनी है। एक मिनट, तमन्ना, it's not deliberate, it is part of our discussion. I'm not sorry, I'm not trying to be insulting to somebody, but it's become मैं प्रियंका जी और सुधांशु मित्तल जी दोनों को कह रही हूँ। अजय सिंह जी को मैं लाना चाहती हूँ कि ये जो तर्क होता है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों का होता है, ना कि एक का, कि अच्छा आप मेरी ये बात करें, पहले अपना वो बताएं।
फिर आप वो बता रहे नहीं, पहले आप अपना वो बताएं। इसका कोई मतलब है नहीं और व्यूअर को भी और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या तर्क है। आप अपनी बात की जिम्मेदारी लीजिए। और जो बात सुधांशु मित्तल जी कह रहे हैं, अजय सिंह, इस पर मैं आपका व्यू चाहूंगी। टेक्निकली शायद वो करेक्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है वो स्टेट का होता है, उसमें केंद्र सरकार क्या कर सकती है। कोई मंत्री या कोई नेता कुछ बोल देता है, बदजुबानी कर लेता है, तो हम उसको डांट देते हैं, हम उसको संदेश दे देते हैं, बस हमारा काम यहां पर खत्म है। क्या ये तर्क सही है और ज्यादा समय तक ये तर्क चलेगा अजय? नहीं, देखिए, मैं सुन रहा था और दोनों स्पोक्समैन मतलब जो दोनों प्रवक्ता हैं जी, पार्टी के प्रवक्ता है, दोनों बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन तो आज के दिन असंभव है, कहीं पे भी नहीं लग सकता है, वो हो ही नहीं सकता है और ना ही उस तरह की स्थिति है। तो ये सिर्फ एक आधार लेके आप कुछ बोल रहे हैं, वो उसका कोई वो नहीं है। मतलब कोई अगर आप कहें तो हमें लग रहा है कि वो ऐसे ही बोला जा रहा है। असलियत ये है कि दिक्कत कहाँ होती है कि जब देश के संविधान के सबसे ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए लोग 84 रॉयट का जस्टिफिकेशन देते हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। 84 रॉयट का भी होता है और आज के दिन भी जो हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर केंद्र है तो केंद्र को भी इसमें इतना ही ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए जितना राज्य को। केंद्र सिर्फ ये कह के नहीं जा सकता है कि साहब ये हमारा तो एरिया ही नहीं है, क्योंकि केंद्र के ऊपर तो सारी जिम्मेदारी है। नहीं, और आप तो ये देखिए ना डॉक्टर गोयनका, जो बेसिक मूल हमारा सवाल है कि क्या बड़ा संकट है या छोटी घटनाएं हो रही है। जब राष्ट्रपति कहते हैं कि ये सवाल उठाते हैं कि क्या डिसेंट को सुनने की जो हमारी स्ट्रेंथ है वो खत्म हो रही है, तो ये संकेत देता है कि बड़ा प्रॉब्लम है और इसको शायद देखना पड़ेगा। नहीं, देखिए, आप जो बात कह रहे हैं इस पर विचार होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि जो घटनाएं हुई हैं उससे भी भयानकतम घटनाएं, आपको मालूम है दिल्ली के अंदर हजारों बच्चे हर साल गुम हो जाते हैं। आपको मालूम है किसी ने इस पर विचार किया है कि हर साल लगभग 4000 बच्चे दिल्ली से गायब हो रहे हैं। आपको मालूम है दिल्ली में रोज रेप हो रहे हैं। ये समस्या नहीं है क्या देश और समाज के सामने? क्या ये समस्या लेखकों के सामने नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ कि लेखक जो समाज की बात करता है, दूसरा क्राइम होता है, समस्याओं पर किसी लेखक ने कोई विचार प्रकट नहीं किया। नहीं, तो जिस चीज पर लेखक को अगर विचार प्रकट करनी है तो चमनलाल जी पहले आप सोचिए कि किस चीज पर नहीं किया, फिर आप करें। मतलब कोई उसका प्रोसीजर होगा या सिलेक्टिव हो रहे हैं लोग? चमनलाल जी, असल में देखिए तमन्ना जी, कमल किशोर जी अच्छी तरह जानते हैं प्रेमचंद पे उन्होंने काम किया है। प्रेमचंद ने जो समाज में जो भी कुछ था उसके बारे में लिखा। एक लेखक की निगाह समाज पे रहती है, वो बच्चों का मामला हो या औरतों के ऊपर अत्याचार का मामला हो या कोई भी समाज में जिस भी तरह की स्थिति हो, लेखक उसका अक्स देता है। अच्छा लेखक एक समाज का अच्छा आईना होता है और उसमें वो लेखक की अपनी भूमिका है। लेखक को वो भूमिका छोड़ के ये जो पुरस्कार लौटाने वाली स्थिति आई, इसके बारे में चर्चा तो असल में इसके बारे में वो लेखक हमेशा अपनी भूमिका निभाई रहे। जितने भी अच्छे कवि हैं, जितने भी अच्छे उपन्यासकार हैं, कृष्णा सोपती हो, नयनतारा सहगल हो, जिन्होंने पुरस्कार लौटाए हैं, ऐसा तो नहीं कि वो अपनी वो भूमिका नहीं निभा रहे, लिखने के रूप में तो निभा ही रहे थे। असल में समाज में इतनी असहिष्णुता हो गई कि लेखकों को लगा कि एक तो दलितों के ऊपर और एक इसको कहना चाहिए माइनॉरिटीज के ऊपर एक तरीके से ऐसी सिचुएशन बन गई कि इनको सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया। बिल्कुल। और समय मेरा समाप्त हो गया, लेकिन मैं फाइनल एक लाइन आपको देना चाहती हूँ। गला दबाने की क्या स्थिति कम से कम लेखकों ने प्रोटेस्ट किया? केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए कि अगर हमसे कोई शिकायत है या कोई कुछ कहना चाहता है तो हम सुनने को तो तैयार है, कम से कम ये भावना होनी जरूरी है। मित्तल जी। तमन्ना जी, अगर केंद्र इन चीजों के प्रति सजग ना हो तो गृह मंत्रालय ना तो इनकी रिपोर्ट मंगवाए, ना सबको राज्य सरकारों से निवेदन करे कि आपको अपनी कानून व्यवस्था को ठीक करना है, ना ही फिर ये कोई कहे कि जो हुआ वो जघन्य अपराध हुआ, ना ही कोई ये कहे कि मानवता के खिलाफ
अपराध है जब बच्चे जलाए जाते हैं या फिर किसी व्यक्ति को धार्मिक आधार पर उसकी जान गंवाई जाती है। तो इसलिए कृपा करके, और ऐसे में मैं एक चीज समझ लीजिए, आखिरी चीज, क्योंकि मेरा बिल्कुल आखिरी चीज जी जी मेरा सिर्फ ये कहना है कि घी में, आग में घी डालना है क्या? अगर कहीं माहौल दूषित हो रहा होता है तो समाज का उत्तरदायित्व है। ओके, चले यहाँ पर समाप्त करेंगे इस पूरी चर्चा को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।